Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is the part 2 of the unit number 1, Introduction to the Microbiology. आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस को डिस्कस करेंगे, बैक्टीरिया की जनरल स्ट्रक्चर और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया पे बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस जो है ये एक एसेलुलर पार्टिकल है जिसका जीनोम न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक वायरस है जिसको लीको वायरस कहते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, वो एक एक्सेप्शनल केस है। तो वायरस ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं जो होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। तो जनरली वायरस के अगर साइज की बात करें तो ये 20 to 14,000 नैनोमीटर इन लेंथ और 20 to 300 नैनोमीटर डायमीटर होते हैं। ये एवरेज साइज है वायरसेस का। प्रॉपर डिफिनेशन जो वायरसेस की है, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट that replicate only inside the living cell of the organism, that is small parasite that cannot reproduce by itself. तो वायरस सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल में ही रिप्लिकेट करेंगे, और ये स्मॉल पैरासाइट होते हैं जो खुद बहुत रिप्लिकेट नहीं करते क्योंकि इनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। तो वायरसेस के लिए हम जो स्पेसिफिक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट that can only replicate in the host cell, that cannot replicate without the host cell. तो वायरस all types of organism को रिफ्लेक्ट करते हैं, हुआ वो एनिमल्स हो, हुआ वो प्लांट्स हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरिया और आर्की भी इनमें शामिल हैं। तो वायरसेस आर द पैरासाइट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम द माइकोप्लाज्मा अप टू द लार्जेस्ट एनिमल। स्मॉल जो वायरस होता है उसका डायमीटर 20 नैनोमीटर होता है, इसकी एग्जांपल पारो वायरस है। जो लार्जेस्ट वायरस है उसका डायमीटर 400 नैनोमीटर, उसकी एग्जांपल पॉक्स वायरस है। इन्फेक्शियस की बात करें तो वायरसेस आर ट्रांसमिसेबल, वायरस कैन कॉज इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये ट्रांसमिसेबल होते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का मतलब है कि दैट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, और वर्टिकल ट्रांसमिशन मीन द ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग। Viruses are obligate intracellular parasites required a living cell for its replication. Obligate intracellular parasite का मतलब है completely dependent on the host. न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, कभी दोनों नहीं होंगे, जिसकी मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस बता चुका हूं कि एक लीको वायरस है जिसमें दोनों डीएनए और आरएनए हो सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ज्यादातर वायरसेस में मैक्सिमम जो वायरसेस है उसमें या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। इसीलिए हम वायरसेस को क्लासिफिकेशन, वायरस को जब क्लासीफाई करते हैं तो हम कहते हैं ये डीएनए वायरस हो, ये आरएनए वायरस है। अगर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ द वायरस इज डीएनए आरएनए बोथ डीएनए आर आरएनए, तो फिर डीएनए आर आरएनए उसका बेस्ट ऑप्शन होगा। और डीएनए आरएनए भी या तो डबल स्टैंडर्ड होगा और या तो सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो वायरसेस के केस में डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हो, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए भी डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हो, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड में एडिनो वायरस और ये पार्वो वायरस हैं, और सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए वायरस उसकी एग्जांपल है, सॉरी, पार्वो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की एग्जांपल है। पार्वो वायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की एग्जांपल है, और आरएनए में जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है उसकी एग्जांपल रियो वायरसेस है। बाकी जो वायरसेस हैं जैसा इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया या फिर पिकोरना वायरस हो गया, ये सारे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। तो डीएनए और आरएनए में भी या तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए या डबल स्टैंडर्ड होगा या सिंगल स्टैंडर्ड होगा। कैप्सिड जो प्रोटीन कोट होता है जो कैप्सोमर से मिलकर बनता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को इनक्लोज करता है। लिपिड एनवेलप सम वायरसेस में होता है और सब में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। मे नॉट बी प्रेजेंट। कुछ वायरसेस हैं जिसमें लिपिड एनवेलप होता है, एक आउटर लेयर होती है जिसको हम लिपिड लेयर कहते हैं। तो जिनमें होता है उनको हम इन्वेलप वायरस कहते हैं, जिनमें नहीं होता उनको हम नॉन इन्वेलप वायरसेस कहते हैं। मेटाबॉलिक मशीनरी बिल्कुल भी नहीं होती, कोई राइबोसोम्स नहीं है, कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, क्योंकि ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं।
एंजाइम्स भी होस्ट के को इस्तेमाल करता है, और मेटाबॉलिक मशीनरी भी होस्ट की इस्तेमाल करता है। तो वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिक मशीनरी दैट इज यूज्ड फॉर एटीपी जनरेशंस, नो बायोसिंथेटिक मशीनरी, प्रोटीन सिंथेसिस लाइक द एंजाइम सिंथेसिस वगैरह, तो यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। तो वायरसेस के बारे में बात आती है कि इनके दो जो है ना वो स्टेजेस होते हैं, इक्लिप्स स्टेज भी होता है और लेटेंट पीरियड भी होता है। अब इक्लिप्स में और लेटेंट में डिफरेंस क्या है? इक्लिप्स पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें वायरस की जो प्रेजेंस नहीं होती। तो इक्लिप्स पीरियड द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच नो वायरस इज फाउंड इनसाइड द सेल। होस्ट सेल में कोई वायरस फाउंड नहीं होता, उस पीरियड को हम इक्लिप्स पीरियड कहते हैं। और जो ही वायरस आ जाएगा, अपीयरेंस ऑफ वायरस की वजह से जो इक्लिप्स पीरियड खत्म हो जाएगा। तो दूसरा पीरियड जो है वो लेटेंट पीरियड है। तो लेटेंट का मतलब हो टाइम फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ द वायरस एक्स्ट्रासेलुलरली। ये जो वायरस की प्रॉपर्टीज हैं उनकी एक समरी है। तो वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि वायरस हर किस्म के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है। वायरस का जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक साइज है वो 20 नैनोमीटर टू 450 नैनोमीटर है। नॉन सेलुलर इन नेचर होते हैं, वेरी कंपैक्ट और इकोनॉमिकल होते हैं, डू नॉट इंडिपेंडेंटली फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, चूंकि मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। इनएक्टिव मैक्रोमोलेक्यूल आउटसाइड द होस्ट सेल क्रिस्टल बनाते हैं एंड ओनली एक्टिव इनसाइड द सेल। आउटसाइड द सेल जो है ना ये इनएक्टिव होते हैं, और इनसाइड जो है वो एक्टिव होंगे मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करके। बेसिक स्ट्रक्चर इसकी प्रोटीन शेल जिसको कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड कोर होगा। न्यूक्लिक एसिड को हम कोर कहते हैं, और उसके बाहर एक जो है ना वो कैप्सिड होता है। तो ये दोनों मिलकर न्यूक्लिक एसिड बन जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड कैन बी डीएनए और आरएनए, never both. Nucleic acid can be double stranded DNA, single stranded DNA, single stranded RNA, or double stranded RNA. Molecules on virus surface impart high specificity for attachment to the host cell. जो वायरस की सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लाइगेंड्स कहते हैं, वो अटैचमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मल्टीप्लाई बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल एंड द रेगुलेटिंग द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ न्यू वायरसेस। तो हमेशा जो होस्ट सेल है उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को हाईजैक करके अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं। वायरसेस के पास कोई मेटाबॉलिक एंजाइम्स नहीं होते, लाइक एंजाइम्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो लैक मशीनरी फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी लाइक द राइबोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। तो ये जो वायरसेस की प्रॉपर्टीज हैं जो हम पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं उनकी एक समरी है। ये वायरस की जनरल स्ट्रक्चर है। वायरस का जो पार्टिकल है उसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक उसकी कवरिंग, आउटर कवरिंग होती है, दूसरा उसका सेंट्रल कोर होता है। आउटर कवरिंग में कैप्सिड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्सिड जो कैप्सोमर से मिलकर बनेगा, जो प्रोटीन इन नेचर होता है। और सम वायरसेस में एनवेलप होता है। एनवेलप एक आउटर जो है ना वो एक लेयर होती है जो वायरसेस को प्रोटेक्ट करती है, ये आउटर एनवेलप होती है। और ये तमाम वायरसेस में मौजूद नहीं होगा। ये सम वायरस में जिसमें होगी उसको हम इन्वेलप वायरस कहते हैं, जिसमें उसको हम नॉन इन्वेलप वायरस कहते हैं। तो इन्वेलप नॉट प्रेजेंट आर नॉट फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वायरस। इस इन्वेलप और कैप्सिड के अंदर हमें क्या मिलता है? कैप्सिड की फिर मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं, आइकोसाहेड्रल कैप्सिड और हेलिकल कैप्सिड और कम्प्लेक्स कैप्सिड। वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करते। तो ये कैप्सिड है। कैप्सिड के बाहर हमें क्या मिल रहा है? एनवेलप मिल रहा है। इस एनवेलप के अंदर इसका जीनोम होगा। तो इस जीनोम को हम क्या कहते हैं? ये जीनोम न्यूक्लिक एसिड है। ये तो या डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होते एक्सेप्ट द लीकोवायरस। अब इस में मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स भी तमाम वायरस में नहीं होते। ये कुछ वायरसेस में होंगे, जिस तरह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एचआईवी में पाया जाता है। लेकिन ये एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम नहीं होते। ये एंजाइम कौन से एंजाइम होंगे? जो उसकी रिप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है वायरसेस का, कवरिंग और सेंट्रल कोर। कवरिंग में कैप्सिड आ जाता है और एनवेलप आ जाता है। एनवेलप सब वायरसेस में होना जरूरी
नहीं है। सेंट्रल कोर में न्यूक्लिक एसिड रह जाता है, न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं होते। और सम वायरसेस में क्या होता है, मैट्रिक्स प्रोटीन्स एंजाइम होते हैं। शेप्स ऑफ वायरस की बात करें तो स्फेरिकल वायरसेस, हेलिकल वायरसेस, पॉलीहेड्रल वायरसेस, रॉड शेप वायरसेस, ब्रिक शेप वायरसेस, टेडपोल शेप वायरसेस और बुलेट शेप वायरसेस, ये मुख्तलिफ शेप की वायरसेस आती हैं। ये हमें स्फेरिकल वायरसेस मिलते हैं, जो पोलियो वायरस है स्फेरिकल शेप की एग्जांपल। फिर हमें रॉड शेप वायरसेस मिलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरसेस की एग्जांपल है, और ब्रिक शेप वायरस की एग्जांपल पोक्स वायरस। बुलेट शेप वायरस में रेप्टो वायरस है जो रेबीज काज करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। और ये कम्प्लेक्स वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, इसमें हेड और टेल रीजन्स होते हैं, ठीक है। उसमें हेड में जीनोम होगा और फिर जो टेल है उसमें टेल फाइबर्स, टेल शीथ, नेक और एंड प्लेट्स और पेन्स वगैरह होते हैं। इसको पॉलीहेड्रल शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स पेपर में कभी पूछी जा सकती हैं कि स्फेरिकल की एग्जांपल क्या है, बुलेट शेप की एग्जांपल क्या है, पॉलीहेड्रल की एग्जांपल क्या है। तो ये HIV जो है ये रेट्रो वायरस है। एटिपिकल वायरस पार्टिकल जो है एटिपिकल वायरस पार्टिकल, तो डिफेक्टिव वायरस, सीडोवायरान, वायराइड और प्रियान, इनको हम एटिपिकल वायरस लाइक पार्टिकल्स कहते हैं, या इनको हम वायरस लाइक पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब डिफेक्टिव वायरस क्या होता है? डिफेक्टिव वायरस कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड बट कैन नॉट रिप्लिकेट विदाउट ए होस्ट। ये होस्ट के बगैर क्या करेगा? रिप्लिकेट नहीं कर सकता। सीडोवायरान कंटेन होस्ट सेल डीएनए इंस्टेड ऑफ द वायरल डीएनए विद इन द कैप्सिड। इसके अंदर होस्ट सेल का डीएनए होगा, वायरल का डीएनए नहीं होगा। ये वायरान तो है लेकिन सीडोवायरान है। It is formed during the infection by taking host DNA fragments instead of its own. इसमें जो होस्ट का डीएनए ये रिप्लिकेशन के दौरान वहां से ले लेता है, इसका अपना कोई भी डीएनए कैप्सिड में फिट नहीं होता। तो जब अपना डीएनए नहीं होगा, होस्ट का डीएनए होगा, उसको बोलेंगे सीडोवायरल। तो इट कैन काज इन्फेक्शन बट कैन नॉट मल्टीप्लाई। इन्फेक्शन तो काज कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई नहीं होता। वायराइड क्या होता है? वायराइड इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं ऑफ प्लांट हैविंग द सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लेकिन इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता, ये सिर्फ जीनोम पर मुश्तमिल होते हैं वायराइड्स। तो प्रियांस में सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। प्रियांस को हम इन्फेक्शियस प्रोटीन कह सकते हैं। तो प्रियांस नो न्यूक्लिक एसिड बट सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोटीन्स। तो प्रियांस कैन कॉज स्लो डिजीजेस कॉल्ड ट्रांसमिसेबल स्पॉन्जिफॉर्म डिजीज। उसमें मुख्तलिफ डिजीजेस हैं, एनिमल की डिजीजेस भी हैं और ह्यूमंस की डिजीजेस भी हैं। तो सीजेडी का मतलब है क्रेउट्स फेल्डेड जेकोब डिजीज एंड क्रू डिजीज इन द ह्यूमन वाइल मेड काउ इन द स्क्रेपी इन द ह्यूमन। तो ये अक्सर औकात एमसीक्यूज में आ जाता है। सीजेडी एंड द क्रू डिजीज आर caused by the prions, viride, viruses or the bacteria. तो these are the prion diseases. तो ये degenerative disease होती हैं mainly they cause in the brain. तो मैड काउ डिजीज और स्क्रेपी जो ये एनिमल्स की डिजीज है जो प्रियन से काज होती है। मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वायरसेस की बात करें तो वायरसेस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायरसेस बहुत ज्यादा इन्फेक्शन काज करते हैं। वायरस एक तो इन्फेक्शियस बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनके लिए हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वायरल डिजीजेस रेंज फ्रॉम smaller alignments such as the common cold to the terrifying disease such as the rabies of the CNS. There may be the sporadic like the mumps. ये वो कई दिन हो सकते हैं जिस तरह मम्प्स हैं। एंडेमिक हो सकती हैं जिस तरह इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस से। एंडेमिक का मतलब एक स्मॉल एरिया में होंगे। एपिडेमिक लार्ज एरिया कवर करेंगे जिस तरह डेंगू फीवर है। और पैंडेमिक वर्ल्ड वाइड हो सकती हैं लाइक इन्फ्लुएंजा और कोविड-19। तो वायरस कैन काज कैंसर एज वेल इन एनिमल्स एंड बर्ड्स एज वेल एज इन ह्यूमंस। तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वायरसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो स्पोरेडिक डिजीज भी काज कर सकते हैं, ओकेजनल डिजीज भी काज कर सकते हैं, एंडेमिक डिजीज इन्फेक्शन भी काज कर सकते हैं, एपिडेमिक भी काज कर सकते हैं, पेंडेमिक भी काज कर सकते हैं, कैंसर भी काज कर सकते हैं। तो इस लिहाज से वायरसेस मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए वायरसेस की प्रिवेंशन, वायरस से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करनी पड़ेंगी कि स्पोरेडिक की एग्जांपल क्या है, माम से,
और एंडेमिक एग्जांपल इसमें इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, और एपिडेमिक एग्जांपल डेंगू फीवर है, पैंडेमिक एग्जांपल कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा है। तो कैंसर में पेपिलोमा वायरस है, हर्पस वायरसेस हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के कैंसर काज करते हैं। डीएनए एंड आरएनए वायरसेस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वायरसेस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, और इसी बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। कुछ डीएनए वायरस हैं, कुछ आरएनए वायरसेस हैं। तो डीएनए वायरस में स्मॉल पॉक्स वायरस डीएनए वायरस, हर्पस वायरस डीएनए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए वायरस, पेपिलोमा वायरस जो वार्ड्स काज करता है, ये डीएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस में पोलियो वायरस है, रेबडो वायरस है, मम्प्स वायरस, मीजल्स वायरस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, रूबेला वायरस एंड डेंगू फीवर वायरस। तो डीएनए वायरसेस के हम अब जो है ना फर्दर एग्जांपल्स पे बात करें, तो पार्वो वायरस जो है ना, ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पार्वो वायरस जो है ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वायरस होता है। इसको B19 वायरस इसकी एग्जांपल है। पोलियोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस इसकी एग्जांपल है। एडिनो वायरस इसकी एग्जांपल है। हेपेडनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस इसकी एग्जांपल है। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस की एग्जांपल है। और वेरिसेलस जूस्टर वायरस की एग्जांपल है। साइटोमेगेलो वायरस की एग्जांपल है। और एप्स्टीन बार वायरस। पोक्स वायरस में स्मॉल पॉक्स वायरस और द वैक्सीनिया वायरस है। तो आरएनए वायरसेस की बहुत लंबी लिस्ट मौजूद है। पिकोना वायरसेस, पोलियो वायरस, राइनो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस, कैल्सी वायरस, रियो वायरस में रेस्पिरेटरी इंटेरिक ऑर्फन वायरस बोलते हैं इसको, रियो वायरसेस, जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये डबल स्टैंड आरएनए वायरसेस होते हैं। उसकी एग्जांपल है रोटा वायरस। तो फ्लेवी वायरस है, येलो फीवर वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस, और सॉरी फ्लेवी वायरस में येलो फीवर वायरस आएगा, डेंगू वायरस आएगा, हेपेटाइटिस सी वायरस, ये तीनों वायरस फ्लेवी वायरस की फैमिली में आते हैं। टोगा वायरस में रूबेला वायरस है, रेट्रो वायरस में एचआईवी है, ऑर्थोमेक्सो वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामेक्सो वायरस में मीजल्स और मम्प्स, रेब्डो वायरस में रेबीज, फाइलो वायरस में इबोला वायरस, और कोरोना वायरस that cause respiratory tract infections, adenoviruses, bunia viruses, delta viruses help हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस, जिसको हेपेटाइटिस डी वायरस बोलते हैं, इट इज डिफेक्टिव वायरस एंड कैन रिप्लिकेट ओनली इफ हेपेटाइटिस बी इज प्रेजेंट इन द स्मॉल सेल। तो ये जो हेपेटाइटिस डी जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस बी की मौजूदगी में रिप्लिकेट करेगा। तो ये दोनों वायरसेस की डीएनए और आरएनए बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, तो इसमें आपने एक ये बात ध्यान रखनी है कि पायरो वायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस हैं और रियो वायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस हैं। और बाकी अब एग्जांपल्स को जनरली देख लें। तो अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैक्टीरिया। एंटोनी वान लीवनहोक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1673 है। अच्छा, ये 1673 नॉट 76। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट हैं क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। प्रो मीन बिफोर, कैरियोट मीन कर्नल, नट, शेल, बिफोर द न्यूक्लियस, कैरियोट मीन न्यूक्लियस। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बैक्टीरिया जमीन के हर जगह पर मौजूद है, इसलिए इनको बोलते हैं यूबिक्विट्स। On the other hand, bacteria is destructive and cause disease like pneumonia, TB. बैक्टीरिया इन्फेक्शियस भी होते हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन काज करते हैं, निमोनिया और टीबी लाइक। दीज ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन सॉइल दैट द ओशियन इनसाइड द ह्यूमन गट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ट्रूली स्पीकिंग बात करें तो all of the bacteria are potential harmful. Anyhow, about 97 bacteria are beneficial and 3% are harmful. तो 2000 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, बाकी ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो यूजफुल हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इंक्लूड द नॉर्मल फ्लोरा एंड अदर इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल बैक्टीरिया। हमारा नॉर्मल फ्लोरा बहुत बेनिफिट्स देता है हमें, हम किसी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसको। इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल बैक्टीरिया भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Industrial bacteria for the production of different types of the antibiotics, different types of enzymes, or environmental bacteria for the purpose of the bioremediation. बैक्टीरिया की जो डिवीजन होती है दैट इज बाय द बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है रिजिड और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब है कि शुगर बैकबोन के साथ पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, अमीनो एसिड अटैच होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है।
डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इसका जो साइज होगा वो 1 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होती है, एवरेज साइज है। हेल्पिंग इन डाइजेशन, ये हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, विटामिन के सिंथेसिस करते हैं। तो इनमें वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। ये एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर है। इसमें हमें जो आउटर लेयर है कैप्सूल नजर आती है, फिर हमें कैप्सूल के अंदर सेल वॉल नजर आएगी, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में जो पूरा रीजन है इसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। और इसके जो अंदर स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं इनको राइबोसोम कहते हैं। और बैक्टीरिया आल्सो हैव द प्लाज्मिड जो स्मॉल सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो एक्सटर्नल में पिल्लाई दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ये एक या दो हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं, उनको हम फिम्बरी कहते हैं। तो एक elongated thread like structure that is used in the movement is called the flagella. शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो देयर आर 3 प्रिंसिपल शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, मेनली राउंड। तो कोकस बोलेंगे, कोकाई सिंगुलर होगा तो कोकस होगा। रॉड्स बेसिलाई सिंगुलर होगा तो बेसिलस। कर्व्ड आर द ट्विस्टेड स्पाइरेला सिंगुलर स्पाइरेलम। ये कोकाई है, राउंड शेप, रॉड शेप बेसिलाई, और कर्व शेप आर द ट्विस्टेड दैट आर कॉल्ड द स्पाइरेला। तो बेसिक 3 शेप्स हैं, इसके अलावा और शेप्स भी हैं, लेकिन बेसिकली देयर आर 3 शेप ऑफ द बैक्टीरिया। वन इज कॉल्ड राउंड कोकाई, रॉड बेसिलाई, और कर्व्ड आर ट्विस्टेड दैट आर कॉल्ड द स्पाइरल शेप। बैक्टीरिया का जो टिपिकल साइज होता है वो 2 से 8 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है और 0.2 to 2 माइक्रोमीटर इन वेड्थ होती है। फॉर्म एसोसिएशन सच एज चेन, क्लस्टर एंड टेट्राड्स। ये बैक्टीरिया अगर स्फेरिकल है और अगर सिंगल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, और सिंगल प्लेन में डिवाइड होकर 2 में होगा, मीन पेयर की फॉर्म में, उसको बोलेंगे डिप्लोकोकस। अगर सिंगल प्लेन में डिवाइड होकर एक चेन बनाएगा तो उसको बोलेंगे स्टेप्टोकोकस। तो वेरिएबल नंबर ऑफ द सेल्स। अगर 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स में डिवाइड हो रहा है और प्लेन में 2 प्लेन में डिवाइड होने के बाद 4 में अरेंज मीन टेट्राड बना रहा है, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राड। और टेट्राड 4 इन पेयर होते हैं। अगर 2 प्लेन्स में डिवाइड होने के बाद 8 की शेप में आता है, 8 के पेयर में आता है, तो उसको बोलेंगे सार्सिना। और अगर सेवरल प्लेन्स में डिवाइड हो रहा है, इरेगुलर क्लस्टर्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसके लिए हम बोलते हैं बंच और क्लस्टर ऑफ सेल्स, तो इसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस और माइक्रोकोकस ये बंच लाइक द ग्रेप स्ट्रक्चर होती है। तो राउंड शेप बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड होने के बाद उनकी मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती है। 2 में डिप्लोकोकाई और पूरे एक चेन में स्टेप्टोकोकाई, 4 में टेट्राड, 8 में सार्सिनाई, और क्लस्टर में स्टेफाइलोकोकस। इनकी फर्दर एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, वो अगर हमें मौका मिला नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नहीं तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पे एक अलग लेक्चर्स का आपको मैं जो है ना वो एक लेक्चर बना के दूंगा, उसमें हर एक डिटेल अलग से एग्जांपल्स मौजूद होंगी। इस स्लाइड में हम मुख्तलिफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की एग्जांपल्स देख सकते हैं। कोकाई जिसको हम ओवल शेप कहते हैं या स्फेरिकल शेप है, उसकी अरेंजमेंट जैसे मैंने कहा पेयर्स में होती है। तो पेयर की एग्जांपल नीमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई और गोनोकोकाई है। टेट्राड्स जो 4 की फॉर्म में होता है, जब 4 कोकाई होते हैं उसको हम टेट्राड कहते हैं, तो उसकी एग्जांपल माइक्रोकोकाई है। चेन की एग्जांपल स्टेप्टोकोकस है और क्लस्टर की एग्जांपल स्टेफाइलोकोकाई है। तो जैसे इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, ये सिंगल बैक्टीरिया कोकस, इसके अलावा जब डिप्लोकोकस पेयर की होगा तो डिप्लोकोकस, ठीक है। और जब ये बंच की फॉर्म में होगा तो इसको हम बोलेंगे क्लस्टर, तो स्टेफाइलोकोकस। बेसिलाई रॉड शेप बैक्टीरिया, इसकी अरेंजमेंट कोको बेसिलाई हो सकती है, जिसमें लेंथ और विड्थ बाजू का सेम होता है, उसको हम बोलते हैं कोको बेसिलस। लेंथ और विड्थ जब सेम होगी उसको हम बोलेंगे कोको बेसिलस। तो कोको बेसिलस की एग्जांपल है ब्रुसेला। स्टेप्टोबेसिलाई जब बेसिलाई डिवाइड होने के बाद पूरा चेन बनाएगा, उसको हम स्टेप्टोबेसिलाई कहते हैं। तो स्टेप्टोबेसिलाई की एग्जांपल है स्टेप्टोबेसिलस। ये स्टेप्टोबेसिलाई एक शेप है और स्टेप्टोबेसिलस जीनस है। इस तरह यहाँ पे स्टेफाइलो
कोकस जो है ना वो एक शेप है और स्टेफिलोकोकाई एक जीनस है, इसकी एग्जांपल है। तो कॉमन शेप बैक्टीरिया जिसमें सिंगल क्राउन होगा उसको हम विब्रियो कहेंगे। और स्पाइरेला जिसकी एग्जांपल स्पाइरेलम है, तो स्पाइरेलम और स्पाइरोकीट्स, स्पाइरेला और स्पाइरोकीट्स दोनों हेलिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस जो होता है, जो स्पाइरेला होता है ये रिजिड शेप है और स्पाइरोकीट फ्लेक्सिबल शेप है। स्पाइरेला की एग्जांपल स्पाइरेलम है और स्पाइरोकीट की एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो साइफल डिजीज काज करता है। तो स्पाइरोकीट्स हेलिकल और फ्लेक्सिबल, स्पाइरेला हेलिकल एंड रिजिड। तो जैसे देख सकते हैं सिलेंडर और फ्लेक्सियस स्पाइरल, ट्रिपोनिमा इसकी एग्जांपल है। एक्टिनोमाइसीट्स ब्रांचिंग फाइलामेंट्स आते हैं, तो ब्रांचिंग फाइलामेंट्स एक्टिनोमाइसीट्स जब बैक्टीरिया ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे लाइक द माइसीलियम तो उनको हम एक्टिनोमाइसीट्स कहते हैं। तो ये जनरल जो बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया की, इसके अलावा और भी बहुत सी शेप्स होती हैं, लेकिन बेसिक देयर आर 3 शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया जिसको हम कोकाई कहते हैं, बेसिलाई कहते हैं और स्पाइरल बैक्टीरिया कहते हैं। ये मुख्तलिफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया विद देयर स्पेसिफिक एग्जांपल, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, टेट्राड, एरोकोकस या माइक्रोकोकस और सार्सिना ग्रुप ऑफ 8 की एग्जांपल सार्सिना वेंट्रिकुलाई और क्लस्टर की एग्जांपल जिसको हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं, स्टेफाइलोकोकस आरियस। रॉड बेसिलाई, चेन ऑफ द बेसिलाई बेसिस एंथ्राइसिस और फ्लैजेलेटेड रॉड सैल्मोनेला टाइफी, स्पोर फार्मर बेसिलाई में क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम एग्जांपल है। स्पाइरल्स में सिंगल कार्व है तो विब्रियो कॉलरा इसकी एग्जांपल है। और स्पाइरेला अगर हेलिकल शेप और फ्लेक्सिबल है तो स्पाइरेला कहेंगे और इसकी एग्जांपल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आएगा। और स्पाइरोकीट्स हेलिकल शेप और सॉरी स्पाइरेला क्या है, स्पाइरेला हेलिकल शेप और रिजिड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे हेलिकल शेप और द फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है तो इसको बोलेंगे स्पाइरोकीट्स। इसकी एग्जांपल है ट्रिपोनिमा पैलिडियम। तो ये मुख्तलिफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। तो किसी भी एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सैल्मोनेला टाइफी इज अ रॉड शेप, इज अ स्पाइरल और द कोकाई तो इट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। स्पोर फार्म क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरा इज अ एग्जांपल ऑफ द विब्रियो। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरेला। ट्रिपोनिमा पैलिडियम इज एग्जांपल ऑफ स्पाइरोकीट्स। Now we are moving towards the general structure of the bacteria. तो बैक्टीरिया के अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास बैक्टीरिया में इसकी जनरल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम इसको एक जनरल सा स्केच बना सकते हैं कि कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो आउटर टू द सेल बाउंड्री होंगे, सेल बाउंड्री से बाहर। अब सेल बाउंड्री में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? सेल बाउंड्री में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल सेल बाउंड्री आती है। तो सेल बाउंड्री से बाहर कुछ जगह पे कैप्सूल को भी सेल बाउंड्री कहते हैं, लेकिन हम क्योंकि हर एक बैक्टीरिया में तो कैप्सूल नहीं होता इसलिए हम इसको सेल बाउंड्री से बाहर वाले कंपोनेंट्स, फिर सेल बाउंड्री, ठीक है, सेल बाउंड्री एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री कह सकते हैं, एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री, ठीक है, एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री। फिर सेकंड नंबर पे सेल बाउंड्री क्या होगी, इनको हम जनरल डिस्कस करते हैं। और सेल बाउंड्री के अंदर हमारे पास क्या आता है, सेल बाउंड्री के अंदर हमारे पास आएगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये 3 चीजें हमने इसको 3 मुख्तलिफ पार्ट्स में हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 आता है ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर 2 आता है फ्लैजेला, नंबर 3 आता है पिल्लाई और नंबर 4 आता है फिम्ब्रियम। सेल बाउंड्री में 2 कंपोनेंट्स हैं, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म में हमारे पास जीनोम आता है, उसके अलावा राइबोसोम्स आते हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं और प्लाज्मिड आता है। तो इसको हम अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल टू द सेल बाउंड्री जिसमें फ्लैजेला है। तो फ्लैजेला सिंगुलर फ्लैजेलम कहते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इज द मूवमेंट, लोकोमोशन इन द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। तो
फ्लैजेला जिन बैक्टीरिया में मौजूद होगा उनको हम फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, और जिन में नहीं होगा उनमें नॉन फ्लैजेलेटेड। जो मूवेबल लोकोमोशन जो शो करते हैं उनमें फ्लैजेला मौजूद होगा, जो लोकोमोशन शो नहीं तो उनमें फ्लैजेला नहीं होगा। अब फ्लैजेला की बेस पे हम बैक्टीरिया को फिर फर्दर क्लासीफाई करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने करेंगे कि एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, पेरिट्राइकस और एम्फीट्राइकस। फ्लैजेला के बाद आता है पिल्लाए। पिल्लाए सिंगुलर पिलस अपेंडेजेस ऑन बैक्टीरियल सेल। ये अपेंडेजेस होती हैं शॉर्ट देन द फ्लैजेला। तो इनका असल काम क्या होता है? इनका असल काम होता है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर, तो इसीलिए इसको हम सेक्स पिल्लाए बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं फिम्बरी। फिम्बरी भी अपेंडेजेस होती हैं बैक्टीरियल सेल सरफेस पे। अपेंडेजेस मीन के स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, ठीक है, इस तरह की। तो फिम्बरी और पिल्लाए में डिफरेंस ये होता है, पिल्लाए 1 और 2 इन नंबर होते हैं, एक या दो होंगे, और फिम्बरी की तादाद बहुत ज्यादा होती है। और फिम्बरी शॉर्ट होते हैं, पिल्लाए थोड़ा सा लेंथ में लंबा होता है, ठीक है, लार्ज होता है। तो अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरियल सेल शॉर्टर देन द पिल्लाए, यूज फॉर द अटैचमेंट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो फिम्बरी का असल काम क्या है? कॉन्टैक्टमेंट और अटैचमेंट ऑन द सरफेस। कैप्सूल दैट्स अ पार्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। तो आउटर कवरिंग जो होती है बैक्टीरिया की, जो पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनती है ज्यादातर। एक बैक्टीरिया है जिसमें ये ग्लूटामिक एसिड से मिलकर, उसको बोलेंगे बेसिलस एंथ्राइसिस। बेसिलस एंथ्राइसिस एक बैक्टीरिया है जिसका कैप्सूल जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगा, ANTHRACIS। तो बेसिलस एंथ्राइसिस में ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो कैप्सूल है, ये डी ग्लूटामिक एसिड से मिलकर बनता है। बाकी ज्यादातर जो कैप्सूल होते हैं ये कैप्सूल मिलकर बनते हैं पॉलीसैकेराइड से, कार्बोहाइड्रेट से। तो कैप्सूल इज अ पार्ट ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। अगर ग्लाइकोकैलिक्स फर्मली अटैच्ड है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रांगली अटैच है, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अगर ये लूजली अटैच है, उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। तो कैप्सूल दैट इज मेड ऑफ अ पॉलीसैकेराइड इन मेजर केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इसका काम क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। जो हमारे डब्ल्यूबीसी सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं। तो जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल होगा वो रेजिस्ट करेंगे, वो मुजाहमत करेंगे, और फिर फेगोसाइटोसिस को रेजिस्ट करने के बाद फिर वो डिजीज काज करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोर विरुलेंट एज कम्पेयर टू द नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो कैप्सूल एक ये आउटर कवरिंग होती है, ज्यादातर पॉलीसैकेराइड से मिलकर बनती है, जो बैक्टीरिया को फेगोसाइटिक सेल से या प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस से प्रोटेक्ट करती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये बैक्टीरिया का यूनिक करेक्टर है कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। तो चूंकि इसमें ग्लाइकेन शुगर का बैकबोन शुगर का बैकबोन, और दोनों बैकबोन आपस में किस तरह जुड़े होंगे? दोनों बैकबोन आपस में जुड़े होंगे। ये एक शुगर बैकबोन, दूसरा शुगर बैकबोन है, ठीक है। ये मतलब पूरे रॉड्स बनते हैं इस तरह। तो ये दो किस्म के मोनोमर्स डाइसैकेराइड से मिलकर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नेम और नेग से मिलकर बनता है ये, नेम और नेग, ठीक है। नेम प्लस नेग, ये दो यूनिट होते हैं पॉलीसैकेराइड यूनिट, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का शुगर पोर्शन बनाते हैं, ठीक है। नेम और नेग, नेम से बनता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नेग से बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। अब चूंकि ये एक पूरा एक हालो स्ट्रक्चर है, तो इन दो को आपस में जोड़ने के लिए अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। तो ये चूंकि अब यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पे अमाइनो एसिड के दरमियान, और यहाँ पे शुगर है, तो इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। तो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजिडिटी, प्रोवाइड करती है बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। और सेल वॉल इसके अलावा परमिएबल होती है, शेप प्रोवाइड करती है, ऑस्मोटिक्लाइसिस से प्रोटेक्शन देती है। सेल मेम्ब्रेन इनर टू द सेल वॉल क्या होती है? वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एक डेलिकेट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगी विच सराउंड द साइटोप्लाज्म। तो सेल मेम्ब्रेन is a semi-permeable membrane. It allow only those material which are necessary for the cell for normal functioning. सेल मेम्ब्रेन में एक इन्विजिनेशन होती है, इनवर्ड मूवमेंट होती है, इसको हम कहते हैं मीजोसोम।
इसको बोलेंगे मीजोसोम। ये मीजोसोम सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। तो ये मीजोसोम के फिर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये मीजोसोम सेल की रिप्लिकेशन में भी काम करता है। ये मीजोसोम सेलुलर रेस्पिरेशन में भी काम, क्योंकि बैक्टीरिया के पास तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो ये जो मीजोसोम होती है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये एक्ट एज ए सरफेस एरिया के तौर पर काम करते हैं। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हो रहा होता है, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल भी हो रहा होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जहाँ पे हो रहा होता है। तो अब दूसरी बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो यहाँ पे चूंकि कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें इस लेयर को बोलते हैं क्रोमेटोफोर। तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में फूड प्रिपरेशन में हेल्प करती है। तो मिसोसोम क्या होती है? ये इन्वेजिनेशन होती है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच हेल्प इन द सेल डिवीजन, इन सेल रिप्लिकेशन, इन द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन और ऑक्सीडेटोफॉस्फोराइलेशन। राइबोसोम, चूंकि अब साइटोप्लाज्म तक पहुंच चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये पूरा एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसमें अब कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होती, ठीक है। इनसाइड द जो सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम, न्यूक्लियर मटेरियल और प्लाज्मिड, और उसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। तो राइबोसोम जो बैक्टीरिया का राइबोसोम होता है, ये स्मॉल इन साइज होता है, और राइबोसोम बहुत प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक दोनों में होता है। और राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? दैट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70s होता है। फिर 70s को दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा लार्ज सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट 30s और लार्ज सब यूनिट 50s से कंपोज होते हैं। न्यूक्लियाइड जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया है बोथ टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। तो देयर कंटेन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए contain all types of the genes, or RNA is responsible for the transmission of जेनेटिक मटेरियल। लाइक देखिए, मैसेंजर आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसफर आरएनए, और इसके अलावा दूसरा जो राइबोसोमल आरएनए। तो ये दोनों जेनेटिक मटेरियल इसमें होते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और द सेल वॉल के दरमियान। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये हमारे पास साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है। इन दो के दरमियान जो रीजन होगा, इसको बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इस रीजन में, इस जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है, इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, बीटा लैक्टामेज एंजाइम होगा, या इसके अलावा और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में काम करते हैं। तो बीटा लैक्टामेज एंजाइम का फंक्शन है कि वो पेनिसिलिन को डिग्रेड करके बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसके अपने जीन्स होते हैं। इसका जो नॉर्मल फंक्शन में तो कोई काम नहीं है प्लाज्मिड का, लेकिन ये सिवियर कंडीशन में ये टॉक्सिन से प्रोटेक्शन करता है बैक्टीरिया की, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रोवाइड करता है। तो हार्श कंडीशन में इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हार्श कंडीशंस। तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन जीन्स होते हैं प्लाज्मिड में। तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करते हैं, और प्लाज्मिड का जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज ए वेक्टर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये हमारा कैप्सूल आ गया एक्सटर्नल टू दी सेल वॉल से। फिर हमारी ये सेल वॉल आ गई, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, और ये अपेंडेजेस में फ्लैजेला लार्ज है, और पिल्ला उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी शॉर्ट है, और न्यूक्लियाइड रीजन, ये न्यूक्लियाइड वो रीजन होता है जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है, उसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। और जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए या आरएनए होंगे, डीएनए और आरएनए दोनों होंगे, लेकिन डीएनए में असल में जीन्स होंगे जो कोड करेंगे फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स, और राइबोसोम स्मॉल पार्टिकल्स होंगे 70 ईयर्स के। तो इसके अलावा प्लाज्मिड जहाँ पे नहीं शो किए हुए, ग्रेन्यूल्स भी होते हैं कुछ बैक्टीरियाज में फॉर स्टोरेज फंक्शंस।
व्हाट इज एंडोस्पोर? तो एंडोस्पोर का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, वाटर डिफिशिएंसी और मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स का सामना करना पड़ता है, तो बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करने के लिए स्पोर बनाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्पोर। और प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर बैक्टीरिया के एग्जांपल में आएगा बेसिलस। बेसिलस स्पीशीज कैन फॉर्म द एंडोस्पोर और क्लस्ट्रीडियम स्पीशीज भी एंडोस्पोर बनाती हैं। तो ये प्रोड्यूस होता है विद इन द सेल। वन स्पोर इज फॉर्म विद इन ए सिंगल बैक्टीरियल सेल। एक सेल में सिर्फ एक ही स्पोर बनेगा और ये स्पोर्स जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं होता, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए होता है। तो जो स्पोर जो बैक्टीरिया बनाते हैं वो हीट को रेजिस्ट करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट को रेजिस्ट करते हैं, मोस्ट केमिकल को और डिसिकेशन को ये रेजिस्ट कर सकते हैं। तो मतलब इन चीज़ों का जो फिजिकल मेथड्स हैं इनका इन स्पोर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल, जब कंडीशन दोबारा फेवरेबल होती हैं, वाटर अवेलेबल होता है, न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते हैं और कोई जो खतरा टल जाता है, तो द स्पोर जर्मिनेट और प्रोड्यूस अगेंस्ट फ्रेश वेजिटेटिव सेल्स। तो ये एक वेजिटेटिव प्रोसेस है। ये स्पोर फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं है, ये वेजिटेटिव प्रोसेस है। और ये एमसीक्यूज इस पर एमडीकेट में भी पूछा जा चुका है कि स्पोर फॉर्मेशन इज अ वेजिटेटिव प्रोसेस और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो इट इज अ वेजिटेटिव प्रोसेस जिसमें सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा बैक्टीरिया। जब उसको हार्श जो है ना उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएंगी तो दोबारा वो ग्रो करेगा। एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन, ये दो किस्म की टॉक्सिन है बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले टॉक्सिन क्या होते हैं? टॉक्सिन और द पॉइजनस केमिकल्स, डेंजरस केमिकल्स दैट आर प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया, उनको हम टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिक इन नेचर होती हैं। तो टॉक्सिन की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स होती हैं। टॉक्सिन मे बी द एंडोटॉक्सिन और मे बी द एक्सोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन वो टॉक्सिन होती हैं जो बैक्टीरिया के लाइसिस के बाद प्रोड्यूस होती हैं। तो टॉक्सिन विच आर रिलीज ओनली अपॉन लाइसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल, उनको हम बोलते हैं एंडोटॉक्सिन। और एंडोटॉक्सिन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती हैं। सिर्फ एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स। लिस्टीरिया लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसकी सेल वॉल में लिपोपोलिसैकेराइड होता है। तो बाकी सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एंडोटॉक्सिन जो होता है ये हीट रेजिस्टेंट होता है। इसके अलावा जो हमारे पास आता है एक्सोटॉक्सिन, ये लाइव सेल से, वायबल सेल से प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्राम नेगेटिव भी, और ये हीट लेबाइल होता है, हीट सेंसिटिव होता है। अब हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरिया। क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करना है, बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन करवानी है, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना है, तो इस पर्पस के लिए हमने लेबॉरेटरी में बैक्टीरिया को ग्रो करना है, तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स का होना जरूरी के बारे में जानना जरूरी है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट्स जिसमें नाइट्रोजन सोर्स, फास्फोरस सोर्स और कार्बन सोर्स, इसके अलावा जितने भी सोर्सेज हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिस माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स दोनों कंबाइन होकर ये एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बन जाती है। तो इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं मीडिया। तो मीडिया इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन द लेबॉर्ट्री। और इन द लेबॉर्ट्री तो इसका मकसद क्या होता है कि जब किसी बैक्टीरिया को हम पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हम उस बैक्टीरिया को लेबॉर्ट्री में ग्रो करते हैं। और उस लेबॉर्ट्री में ग्रो करने के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स के साथ हमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए होती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि वो रिक्वायरमेंट्स जो ग्रोथ के लिए जरूरी होती हैं। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, और इस तरह प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। इसके अलावा डीएनए बनाने जो है ना वो सेंसेस के लिए हमें नाइट्रोजन चाहिए, कार्बन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, और अमाइनो एसिड में कुछ में सल्फर चाहिए। तो ये सारे मिलकर न्यूट्रिशनल बनते हैं, न्यूट्रिशन बनते हैं। तो ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं बैक्टीरिया की। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं दैट आर यूज्ड टू सप्लाई एनर्जी।
तो न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन एंड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स को हम बेसिकली दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर रिक्वायर्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट्स, और ये 95% जो सेल ड्राइव वेट को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस शामिल। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, और न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलकर बनते हैं। माइक्रोबियल न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। ठीक है, ये जो 95% जो सेल ड्राइव वेट है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज कार्बन एज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। चूंकि कार्बन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मीन हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन लाजमी एक एलिमेंट मिलेगा, तो इट कंस्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। Two major sources of carbon are organic or inorganic compounds. तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन। तो इसको जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं वो इस्तेमाल करके इसको, लाइक साइनोबैक्टीरिया, इसको इस्तेमाल करके फिक्स करके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो ऑर्गेनिक कार्बन, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, लिपिड्स की फॉर्म में, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, बट हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस फॉर सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम एनारोब्स कहते हैं। तो द बैक्टीरिया which can use only which can survive only in the presence of the molecular oxygen are called strict or obligate aerobes। जिस तरह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया या सीडोमोनास एरोजेनोस हो गया, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, तो इनको हम बोलते हैं ओब्लिगेट एरोब्स। तो कुछ बैक्टीरिया हैं which can grow only in the absence of oxygen, तो उनको हम बोलते हैं strict anaerobes। क्लस्ट्रीडियम टेट्नाइक्स की एग्जांपल है। और कुछ बैक्टीरिया हैं, सम बैक्टीरिया दैट कैन लिव इन बोथ कंडीशंस, वो ऑक्सीजन हो तो भी रह सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रह सकते हैं, उनको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो उसकी एग्जांपल स्टिचिया कोलाई है। नाइट्रोजन इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकल जो बैक्टीरियल सेल होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 12% ऑफ नाइट्रोजन बाय इट्स ड्राई वेट। Microorganisms obtain nitrogen from organic and inorganic sources. Organic sources में अमाइनो एसिड आएंगे, अदर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, और इनऑर्गेनिक सोर्सेज में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स और अमोनिया शामिल है। Sulfur is an essential constituent of proteins. It is primarily found in sulfur containing amino acids like cysteine and methionine. तो सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं। तो सम बैक्टीरिया यूज H2S एंड सल्फाइड एज अ सोर्स ऑफ सल्फर। तो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो सल्फर को यूज करते हैं, सल्फर सिंथेसाइजिंग, सल्फर यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया। तो फास्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, phospholipids, nucleotides and ATP, etc. The common source of phosphorus or for bacteria are the phosphate salts. Micronutrients में in nature, micronutrients are the ubiquitous. Ubiquitous मतलब है that are found everywhere and probably do not usually limit growth. Micronutrients are normally a part of enzymes and the cofactors, and they help aid in the catalysis of reactions and maintenance of protein structures. Protein structure को maintain करने के लिए as a cofactor के तौर पर काम करने के लिए micronutrients बहुत important हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पोटेशियम शामिल है। पोटेशियम इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी बाय नंबर ऑफ द एंजाइम्स इंक्लूडिंग सम ऑफ दोज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के में जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं उनको फंक्शनल बनाने के लिए, उनकी एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए पोटेशियम रिक्वायर्ड है। कैल्शियम
among the other function contributes to the heat resistance of bacterial endospore. एंडोस्पोर फॉर्मेशन या वो बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर बनाते हैं उनमें कैल्शियम एंडोस्पोर फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है. मैग्नीशियम सर्व एज a cofactor for many enzymes complexes with ATP and stabilize ribosomes and cell membrane. Iron is a part of cytochromes and a cofactor for enzymes and electron carrying proteins. Cobalt is a component of vitamin B12. Molybdenum is required for nitrogen fixation. तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. Water is essential for cellular activities. Water constitutes 70 to 90% of the weight of the cell. Water is a universal solvent and is dissolved many chemical substances include nutrients to make them readily available for absorption by microorganism. Water चूंकि universal solvent है तो ये maximum जो nutrients हैं maximum जो solute हैं उनको dissolve करके सेल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उनकी अवेलेबिलिटी को आसान करता है. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स भी मौजूद शामिल हैं जिसमें फोलिक एसिड B9 फॉर यूज एज अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल होता है. नियासिन निकोटिनिक एसिड एज अ प्रिकर्सर ऑफ निकोटिनामाइन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. राइबोफ्लेविन B2 एज अ प्रिकर्सर ऑफ FAD और cyanocobalamine B12 aids in the molecular rearrangements. ये समरी है तमाम के जो एलिमेंट्स हैं वह वो माइक्रो हैं या वो मैक्रो हैं कि उनके सोर्सेज कहाँ पे हैं वो कहाँ से आते हैं उनके सिग्निफिकेंट क्या है जो हम इससे पहले स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं वो सारी स्लाइड्स की ये समरी इन नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हमें मिलेगी. तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. कार्बन का जो नेचर है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलती है कार्बोनेट की फॉर्म में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. सोर्सेस क्या है इसके एयर है सेडिमेंट्स हैं और अदर लिविंग थिंग्स हैं. कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय रेस्पिरेशन एंड रिजल्ट इन फोटोसिंथेसिस. Carbonate is found in cell wall and skeleton. Organic compounds are essential for the structure and the function of all living organisms and viruses. तो मतलब ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में यूज होती है. कार्बोनेट्स सेल वॉल में स्केलेटन में मौजूद होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक यूनिट होता है वो कार्बन होता है. नाइट्रोजन गैस जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में नाइट्रेट की फॉर्म में ये नाइट्राइट है ये NO2 नाइट्राइट है इट इज नॉट नाइट्रेट. तो अमोनिया की फॉर्म में ये NH3 अमोनिया है नॉट अमोनियम. अमोनियम की फॉर्म में होता है लेकिन अमोनियम का फार्मूला NH4 होगा. ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जिसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड वगैरह है. तो एयर में 79% कुछ जगह पे 78% लिखा हुआ है. तो सॉइल और वाटर की फॉर्म में सॉइल एंड वाटर की फॉर्म में मौजूद होते हैं. मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉइल वाटर एंड ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं. नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल ओनली टू सर्टेन माइक्रोब्स दैट फिक्स इट इनटू द अदर inorganic nitrogen compounds, nitrates, nitrites, and ammonium. The primary source of nitrogen for algae, plants, and majority of bacteria. Animals and protozoa require organic nitrogen. All organisms use ammonia to synthesize amino acid and nucleic acid. तो अब नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है कि अब ये अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सोर्सेज क्या हैं नाइट्रोजन नाइट्रेट नाइट्राइट और अमोनिया or organic nitrogen as well. Oxygen found in nature in the form of oxygen gas, oxides or water. Reservoir है air 21%. Major product of photosynthesis. Photosynthesis का जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन गैस इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एरोब्स. ऑक्सीजन सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सी वाटर सल्फेट्स फास्फेट नाइट्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड सब में ऑक्सीजन होगी. और ऑक्सीजन एरोब के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटीपी सिंथेसिस में एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैक्सिमम एटीपीज बनती हैं दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. हाइड्रोजन रिजर्वायर है found in nature in the form of H2S, water, H2S, मीथेन और ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस जो हाइड्रोजन के रिजर्वायर्स में शामिल है वाटर, स्वैम्प्स, वॉल्केनोस, वेंट्स और ऑर्गेनिजम्स. कहते हैं व्हाट इज द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इन सेल
and the solvent for the metabolic reactions. H2, H2S, and CH4 gas are produced and used by bacteria and archaea. Hydrogen ions are the basis for transfer of cellular energy and help maintain the pH of the cell. तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कार्बन किस फॉर्म में मौजूद होती है, उसके सोर्सेज क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नाइट्रोजन फॉर्म क्या है, सोर्सेज क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। ऑक्सीजन फॉर्म क्या है, सोर्सेज क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है। हाइड्रोजन फॉर्म्स नेचर में किस फॉर्म में मौजूद होती हैं और सोर्सेज क्या है और उसके फायदे क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं फास्फोरस को, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, फास्फोरस फास्फेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसका रिजर्वायर रॉक्स, मिनरल्स, डिपॉजिट्स हैं। फास्फेट a key component of DNA and RNA is critical to the genetic makeup of cells and viruses. तो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस में जब तक फास्फेट नहीं होगा तो वो न्यूक्लियोसाइड ही रहेगा। वो न्यूक्लियोटाइड तब बनेगा जब फास्फेट अटैच होगा। तो एटीपी में फास्फेट है, ट्राइफास्फेट, और यही फास्फेट एनर्जी रिच फास्फेट होता है। जब ब्रेक डाउन होती है तो 7.3 किलो एनर्जी मिलती है। NAD में phosphate, where it takes part in the numerous metabolic reactions. Its presence in phospholipids provides stability to cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन में जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। जब फास्फेट नहीं है तो फास्फोलिपिड नहीं बनेगा, फास्फोलिपिड नहीं होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं होगी। सल्फर नेचर में सल्फर की फॉर्म में, सल्फेट की फॉर्म में SO4 है, ये PO4 नहीं है, ये SO4 है। SO4 सल्फेट और सल्फ हाइड्राइल SH की फॉर्म में। मिनरल डिपॉजिट्स, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स की फॉर्म में। elemental sulfur is oxidized by some bacteria as an energy source. Sulfur is found in vitamin B1. Sulf hydryl groups are part of certain amino acids where they form disulfide bonds that shape and stabilize proteins. Potassium ions, mineral deposits or ocean water play a role in protein synthesis and membrane transport. Sodium ion सेम एज पोटाशियम, दोनों के जो रिजर्वायर हैं वो सेम है, मिनरल डिपॉजिट्स और ओशियन वाटर है। मेजर पार्टिसिपेंट्स इन मेम्ब्रेन एक्शन मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल्स। कैल्शियम आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। ओशियनिक सेडिमेंट्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। Component of protozoan shells, calcium carbonate stabilizes the cell wall, adds resistance to bacterial endospores. मैग्नीशियम आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स, रॉक्स, a central atom in the chlorophyll molecule required for the function of membranes, ribosomes and some enzymes. ये functions हैं मैग्नीशियम के। क्लोरीन आयन की फॉर्म में मौजूद होता है। ओशियन वाटर एंड सॉल्ट लेक्स may function in the membrane transport required by obligate halophiles to regulate osmotic pressure. जिंक प्लस 2 की फॉर्म में मौजूद होता है। रॉक्स और मिनरल्स की फॉर्म में एंजाइम कोफैक्टर रेगुलेट यूकैरियोटिक जेनेटिक्स। आयरन Fe+2 की फॉर्म में। रॉक्स, मिनरल्स एसेंशियल एलिमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी प्रोटीन, साइटोक्रोम की फॉर्म में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉपर, कोबाल्ट, निकल, मोलिब्डेनम, मैंगनीज एटसेट्रा, आयोडीन जियोलॉजिकल सेडिमेंट्स की फॉर्म में, रिक्वायर्स इन टाइनी अमाउंट्स टू सर्व एज कोफैक्टर इन स्पेशलाइज्ड एंजाइम सिस्टम ऑफ सम माइक्रोब्स बट नॉट ऑल। न्यूट्रिशनल कैटेगरीज ऑफ माइक्रोब्स बाय एनर्जी एंड कार्बन सोर्स। अब हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको या तो ऑटोट्रॉफ में क्लासिफाई करते हैं या तो हेटरोट्रॉफ में। ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं और कीमो ऑटोट्रॉफ सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल को इस्तेमाल करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिस तरह एल्गी, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। और कीमो ऑटोट्रॉफ में सर्टेन बैक्टीरिया सच एज द मिथेनोजेंस, डीप सी वेंट बैक्टीरिया होते हैं, केमिकल को इस्तेमाल अपनी खुराक तैयार करते हैं। हेटरोट्रॉफ में फिर दो किस्म के बैक्टीरिया आते हैं, कीमो हेटरोट्रॉफ और फोटो हेटरोट्रॉफ। अब केमिकल को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करेंगे, केमिकल को इस्तेमाल करेंगे, खुराक नहीं तैयार कर सकते हेटरोट्रॉफ। तो मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें प्रोटोजोआ, फंजाई, मेनी बैक्टीरिया और एनिमल्स शामिल हैं। इसमें सेप्रोब्स और पैरासाइट दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। जो सेप्रोब होते हैं इनको हम सेप्रोफाइट्स भी कहते हैं, मेटाबोलाइज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स। तो फंजाई, बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स। पैरासाइट यूटिलाइज द टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ ए होस्ट और उनको फिर हार्म करते हैं। वेरियस पैरासाइट्स एंड द पैथोजन कैन बी
बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एनिमल्स। फोटोहाइड्रोट्रॉफ में सनलाइट और ऑर्गेनिक मैटर को यूज करके अपनी जो है ना वो खुराक एज इस्तेमाल करते हैं। तो पर्पल एंड द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसकी एग्जांपल है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि वायरस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पे जनरल बात की, और उसके बाद बैक्टीरिया की न्यूट्रिएंट्स पे बात की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पे बात करेंगे, और उसके बाद जो पार्ट 4 होगा उसमें हम मुख्तलिफ मेडिकल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बायोलॉजी लर्निंग जोन।